वेलकम बैक टू इनसाइट। अब तक हमने पढ़ा कि 1526 में बाबर ने पहली बैटल ऑफ पानीपत जीती और मुगल एम्पायर की शुरुआत कर दी। फिर 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी और उसी समय उसका बड़ा बेटा हुमायूं मुगल सुल्तान यानी बादशाह बना। अब आगे जानते हैं कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कैसे हराया बैटल ऑफ कन्नौज में। ये युद्ध गंगा किनारे कन्नौज शहर उत्तर प्रदेश में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं आमने सामने थे। शेरशाह की बेहतर योजना और मजबूत अच्छी तरीके से तैयार सेना के सामने हुमायूं की सेना ज्यादा टिक ही नहीं पाई। जब हार पक्की हो गई तो हुमायूं को अपनी जान बचाकर लड़ाई के मैदान से भागना पड़ा। वो गंगा पार करके किसी तरीके से बच के निकला और आखिरकार इंडिया छोड़कर पर्सिया भाग गया। और इसी जीत के साथ शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए और सूरवंश या सूर एम्पायर की शुरुआत हुई। अब शेरशाह सूरी ऐसे इंसान थे जिन्होंने केवल 5 साल इंडिया पर रूल किया, पर ऐसे सुधार किए कि बाद में मुगल्स ने भी उन्हें अपनाया। शेरशाह ने पुराने ट्रेड रूट यानी व्यापार के रास्तों को डेवलप करके ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई। और जो ये रोड थी ये हरियाणा से होकर गुजरती थी और बंगाल को पंजाब से जोड़ती थी। इस रोड ने व्यापार, संदेश और जानकारी पहुंचाना यानी कम्युनिकेशन, सेना की आवाजाही यानी कि मिलिट्री मूवमेंट को बहुत ज़्यादा फास्ट बना दिया। हर कुछ दूरी पे इन्होंने कोस मीनार बनवाए। अब ये मध्यकाल यानी मेडिवल टाइम के माइलस्टोन या रास्ता बताने वाले पत्थर की तरह काम करते थे। इनके साथ सराय भी बनवाई, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे यात्री या व्यापारी या सरकारी संदेश पहुंचाने वाले लोग वो रुक सकते थे। फ्रेश पानी मिलता था यहाँ पे, सिक्योरिटी की यहाँ पे सुरक्षा थी, घोड़े यहाँ पे अवेलेबल थे। तो इस पूरे साम्राज्य की जो कम्युनिकेशन स्पीड है वो पहले से कई गुना बढ़ गई शेरशाह सूरी की वजह से। शेरशाह ने एक और बहुत बड़ा बदलाव किया। उसने एक जैसा तय रुपया, एक स्टैंडर्ड रुपया, चांदी का रुपया उसने शुरू किया। और इसी रुपये का जो मॉडर्न वर्जन है वो आज भी इंडिया और साउथ एशिया के कई कंट्रीज में यूज होता है। इसलिए शेरशाह को मेडिवल इंडिया के ग्रेटेस्ट शासकों में से माना जाता है। अब 1545 में शेरशाह की एक्सीडेंटल यानी कि एकदम से दुर्घटनावश डेथ हो गई और सूर एम्पायर फिर कमजोर पड़ गया। अब सूर एम्पायर कमजोर पड़ गया तो हुमायूं जो पर्शिया में बैठे थे ना, वो दिल्ली दोबारा आ गए। उन्होंने दिल्ली जीत ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1556 में हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गए और उनकी डेथ हो गई। अब मुगल एम्पायर एक बार फिर संकट में आ गया और इसी वक्त हरियाणा की धरती से एक असाधारण व्यक्ति उभर कर सामने आए जिनका नाम था हेमू। हेमू रोहतक इलाके से संबंध रखने वाले थे। हेमू ने एक साधारण व्यापारी से अपनी जर्नी शुरू की थी। वो अपनी बुद्धिमानी और युद्ध कौशल की वजह से सूर एम्पायर के सबसे बड़े जनरल और प्रधानमंत्री बन गए। तो जैसे ही हुमायूं की डेथ हुई, हेमू ने मौका देखा। उसने दिल्ली पर सेना लेकर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। सेना को, मुगल जो सेना थी उसको हरा दिया और दिल्ली पर कब्जा करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। सोचिए, एक रोहतक का आम व्यापारी जो अब दिल्ली का सम्राट बन गया। इंडियन हिस्ट्री में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। उसके बाद है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अब हेमू की जीत भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। जो अकबर थे, जो काफी यंग थे, वो अपने संरक्षक बेराम खान के साथ दिल्ली वापस लेने निकले। तो 1556 में एक बार फिर से युद्ध का मैदान बना पानीपत। शुरुआत में हेमू की आर्मी जीत रही थी, लेकिन अचानक से एक तीर हेमू की आंख में लग गया और वो बैटलफील्ड में बेहोश हो गए। और जैसे ही लीडर गिरा, आर्मी घबरा गई और मुगल फोर्सेस ने मौका पकड़ लिया। हेमू को पकड़ लिया और बाद में उसकी डेथ हो गई। ये सिर्फ एक योद्धा की हार नहीं थी, ये मुगल एम्पायर की स्थायी वापसी थी। और इसी जीत के साथ शुरू होती है मुगल एम्पायर की और उनके सबसे पावरफुल लीडर की, अकबर की।
1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद अकबर ने मुगल एम्पायर को दोबारा मजबूत बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब सिर्फ बैटल जीतना काफी नहीं था, एक एम्पायर को स्थिर भी रखना होता है, और वो स्थिर तभी रखी जा सकती है जब उसका शासन व्यवस्था यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होती है। और इसी काम में अकबर ने सबसे बड़ी मदद ली राजा टोडरमल से। अकबर से पहले जो कर वसूली यानी कि टैक्स कलेक्शन का कोई भी तय सिस्टम नहीं था। कई सरकारी अधिकारी अपनी मर्जी से टैक्स वसूल कर लेते थे। किसान को भी नहीं पता होता था कि कितना टैक्स देना पड़ेगा, और सरकार को भी नहीं पता होता था कि कितनी इनकम इस जगह से आ सकती है। तो राजा टोडरमल ने इस पूरे सिस्टम को बदल दिया। उसने शुरू किया दहसाला सिस्टम, 10 साल के औसत पर आधारित व्यवस्था। इसमें जमीन का नाप यानी कि सर्वे लिया गया। उसके बाद सॉइल क्वालिटी यानी कि मिट्टी की क्वालिटी, कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कितनी है, वो चेक की गई। उसके बाद पिछले 10 सालों का एवरेज औसत फसल उत्पादन और कीमतों का एक रिकॉर्ड बनाया गया, और उसके बेसिस पे फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू यानी कि तय भूमि कर डिसाइड किया गया। यानी टैक्स अब अंदाजे से नहीं लिया जाता था, एक साइंटिफिक कैलकुलेशन, एक हिसाब किताब के बेसिस पे लिया जाने लगा। तो फार्मर को पहले से पता होता था कि कितना टैक्स देना है, और गवर्नमेंट को भी अपनी इनकम का सटीक आइडिया होता था। अब क्योंकि हरियाणा एक उपजाऊ कृषि रीजन है, इसलिए राजकोष में इसका कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा था। अकबर ने पूरे एम्पायर को बड़े बड़े सूबों में बांट दिया था। हर सूबा को आगे सरकार यानी कि जिलों में बांटा गया था। सूबा होता था प्रोविंस, सरकार होता था डिस्ट्रिक्ट, और उसके नीचे आते थे परगना। हरियाणा उस समय दिल्ली सूबा का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था। हरियाणा किस सूबा का हिस्सा था? दिल्ली सूबा का हिस्सा था। इस संगठित एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हरियाणा में पिछली बार लंबे समय की राजनीतिक स्थिरता देखने को मिली। शासन के साथ साथ ज़रूरत होती है समाज को भी स्टेबल रखने की। इसलिए उन्होंने जो जजिया टैक्स था, ऐसा टैक्स जो गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था, वो हटा दिया। और इस फैसले से हरियाणा की ज़्यादातर आबादी जो हिंदू थी, वो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन पर उनका एक भरोसा बढ़ गया, और इसी वजह से अकबर का शासनकाल हरियाणा के लिए काफ़ी स्टेबल रहा। अब 1605 सीई में अकबर की डेथ हो गई, और फिर बने जहांगीर सुल्तान, और उसके बाद शाहजहां बने 1628 से 1658 तक। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा बदला नहीं, लेकिन शाहजहां के आखिरी सालों में संकट शुरू हो गया, उत्तराधिकारी का युद्ध यानी कि वॉर ऑफ सक्सेशन। उनके बेटे एक दूसरे के खिलाफ दिल्ली की गद्दी के लिए लड़ने लगे, और सबसे मुख्य दावेदार थे दारा शिकोह और औरंगजेब। दारा शिकोह हरियाणा से अच्छी तरीके से जुड़े हुए थे, हिसार के गवर्नर रह चुके थे। उनका स्वभाव अकबर जैसा था, खुले विचारों वाले थे वो हिंदू और सूफी परंपराओं दोनों का सम्मान करते थे, और इसी वजह से हरियाणा के स्थानीय लीडर और आम लोग उनको सपोर्ट करते थे। उन्होंने नारनौल में एक खूबसूरत मकबरा भी बनवाया, जिसे आज भी लोग हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। पर वो अच्छे विचारक तो थे, पर सेनापति इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो 1659 में औरंगजेब ने उन्हें हरा दिया, गिरफ्तार करके उन्हें मरवा दिया। और फिर आए औरंगजेब। अब औरंगजेब का रूल रहा 1658 से 1707 तक। अब यहाँ पे हरियाणा का जो एटमॉस्फेयर है वो बदल गया। उसने जो साउथ इंडिया है, वहाँ के डेक्कन वॉर्स के लिए बहुत ज़्यादा कर वसूली यानी टैक्सेशन शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि जजिया टैक्स को भी वापस लगा दिया, जिसे अकबर ने हटाया था। अब इस डिसीजन ने हरियाणा में नाराजगी को और बढ़ा दिया, और धीरे धीरे अलग अलग समुदाय ने मुगल रूल के खिलाफ खुलकर विद्रोह करना शुरू कर, जिसके कारण उन्होंने हथियार उठा लिए। अब साउथ हरियाणा के मेवात रीजन में म्यू कम्युनिटी ने मुगल रूल को चुनौती दी। अब ये लोग ओपन बैटलफील्ड में नहीं लड़ते थे, ये छिपकर हमला करने की रणनीति यूज करते थे। इसका मतलब होता है गुरिल्ला वॉरफेयर, छिपकर हमला करना, अचानक अटैक कर देना। तो सप्लाई लाइंस को तोड़ दिया इन्होंने, और फिर जंगल या पहाड़ी इलाकों में गायब हो जाते थे। मुगल आर्मी के लिए इनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। फिर आई जाट रिवोल्ट। 1669 के आसपास हरियाणा और ब्रज रीजन में जाट रिवोल्ट शुरू हुआ। जाट रिवोल्ट के लीडर थे वीर गोकुल। ये आंदोलन हैवी कर और
मुगल अत्याचार के खिलाफ था। गोकुल शहीद हो गए थे लेकिन विद्रोह खत्म नहीं हुआ था। 1685 में एक नया लीडर सामने आया जिनका नाम था राजा राम जाट। उसने भी छिपकर हमला करने वाली रणनीति यानी गुरिल्ला वॉरफेयर को और ज्यादा असरदार बना दिया। और फिर 1688 में उसने एक ऐसा काम किया जो पूरे मुगल फोर्सेस को हिलाकर रख दिया, जिसने इन्होंने अकबर के मकबरा जो कि सिकंदरा आगरा में प्रेजेंट है उस पर अटैक कर दिया। इन्होंने मकबरे को लूट लिया और यहाँ तक कि अकबर की जो हड्डियां हैं वो तक जला दी इन्होंने। ये मुगल सत्ता के खिलाफ एक सिंबॉलिक चैलेंज था और मैसेज साफ था कि मुगल एम्पायर को अब हराना इतना भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद आई सतनामी रिवोल्ट 1672 सीई में। ये हरियाणा के नारनौल रीजन में थी। सतनामी क्या थी? एक रिलीजियस कम्युनिटी थी, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। उन्होंने मुगल ऑफिशियल्स यानी कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ हाथ उठाए थे। शुरुआत में उन्होंने लोकल मुगल फोर्सेस को हरा भी दिया था, लेकिन बाद में औरंगजेब को खुद एक बड़ी शाही सेना और तोपखाना भेजना पड़ा, तब जाकर विद्रोह को दबाया जा सका था। 1707 सीई में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर तेजी से फिर कमजोर होने लगा। अब आए सिख लीडर बंदा बहादुर, जिन्होंने नॉर्थ में एक बड़ा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। 1709 से 1710 सीई के दौरान इस हरियाणा के इम्पोर्टेंट शहरों पर जैसे सोनीपत, कैथल, शाहबाद, इस पे उन्होंने कब्जा कर लिया और लोहगढ़ को अपना मजबूत सैन्य अड्डा उन्होंने बनाया। अब मुगल आर्मी और बंदा सिंह के बीच काफी खतरनाक युद्ध हुए और आखिरकार 1716 में बंदा सिंह बहादुर जी को कैप्चर कर लिया गया था और दिल्ली में उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। लेकिन एक बात अब बहुत क्लियर हो चुकी थी कि मुगल एम्पायर की पकड़ हरियाणा से टूट रही थी। अब इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हरियाणा में एक और क्षेत्रीय शक्ति उभरने लगी। वो थी जाट स्टेट ऑफ भरतपुर। इसकी फाउंडेशन रखी थी बदन सिंह ने और 1755 में महाराजा सूरजमल के रूल में भरतपुर अपने सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ और सबसे बड़े एरिया तक पहुंच गया था और इसी वजह से सूरजमल को भरतपुर का सबसे महान रूलर भी माना जाता है। फिर 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद सूरजमल नॉर्थ इंडिया का सबसे पावरफुल रूलर बन गया था और जाट शक्ति और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। फिर 1763 में नाजीब-उद-दौला ने अचानक हमला करके उन्हें मार दिया था और फिर 1764 अगले ही साल जवाहर सिंह ने दिल्ली पर हमला किया और अपने पिता की मौत का बदला लिया। अब आइए उस इंसिडेंट की तरफ जिसने मुगल आर्मी की कमर तोड़ के रख दी थी। 18वीं शताब्दी तक मुगल एम्पायर बाहर से सही दिख रहा था लेकिन अंदर से वो कमज़ोर था और इस कमज़ोरी का अब फ़ायदा उठाया ईरान के एक रूलर ने जिनका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह बढ़े दिल्ली की तरफ मोहम्मद शाह से युद्ध करने और अब युद्ध का मैदान बना करनाल। बैटल ऑफ करनाल हुई 1739 में। बैटल शुरू होते ही नादिर शाह की जो आधुनिक तोपखाना था, उसकी अनुशासित आर्मी थी, उसने मुगल फोर्सेस को हिला के रख दिया था। मुगल आर्मी बहुत बहादुरी से लड़ी बट हार गई और अब दिल्ली का रास्ता पूरी तरह खुल चुका था। अब करनाल से वो सीधा पहुंचा दिल्ली। अब दिल्ली में उसने खूब लूट मचाई, नरसंहार किया, मैस्केर किया और सोना चांदी ही नहीं, वो प्रतीकों को लेके गया, फेमस प्रतीकों को लेके गया, जिसमें थे पीकॉक थ्रोन यानी कि तख्ते तौस, कोहिनूर डायमंड। और इस लूट ने मुगल आर्मी और मुगल एम्पायर की जो आर्थिक रीढ़ है, इकोनॉमिक बैकबोन, वो भी तोड़ के रख दी थी। तो 1739 के बाद मुगल एम्पायर अब नाम की एम्पायर रह गई थी। तो जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई तो स्थानीय शासक अपनी अपनी पावर को स्टैब्लिश करने लगे। तो हरियाणा में जाट, राजपूत, सिख, मराठा, अफगान चीफ, ये अपने अपने अलग अलग एरिया में कंट्रोल करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब पूरा हरियाणा छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गया। अब दिलचस्प बात यह है कि जो पॉलिटिकल केओस है, राजनीतिक अव्यवस्था के बावजूद हरियाणा की सिटीज पानीपत, हिसार, रोहतक और करनाल व्यापार और कपड़ा उत्पादन के इम्पोर्टेंट सेंटर्स बने रहे। यहाँ पे चलता रहा काम। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के कई सरकारी अधिकारी जैसे फौजदार, अमील, कुआंगो अब भी लोकल लेवल पर सिस्टम चलाते रहे। तो 18वीं शताब्दी के बीच तक साउथ इंडिया से एक नई पावर नॉर्थ की तरफ बढ़ रही थी जिसका नाम था मराठा एम्पायर। 1754 में मराठाओं ने कुरुक्षेत्र पर कंट्रोल हासिल कर लिया। उन्होंने हरियाणा के कई इलाकों से
लगभग 25% प्रोटेक्शन टैक्स, जिसे कहते हैं चौथ, वो इन्होंने लेना शुरू कर दिया। ये टैक्स सुरक्षा के बदले दिया जाता था। फिर आई बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। अब हरियाणा की धरती पर हिस्ट्री लिखी गई फिर से। अब एक तरफ थी मराठा एम्पायर और दूसरी तरफ थे अहमद शाह अब्दाली दुरानी और उसके अफगान साथी। तो ये 18वीं शताब्दी की दुनिया का सबसे बड़ा और खूनी युद्ध में से एक था। तो काफ़ी लड़ाई हुई, हज़ारों सैनिक मारे गए, जो बच गए उनमें से बहुत से दक्खन वापस भी नहीं जा पाए। तो आज भी आप लगा लो हरियाणा के पानीपत, करनाल, रोहतक एरियाज़ में मराठास रहते हैं। आज भी उनकी जनसंख्या की विरासत हरियाणा में देखी जा सकती है। अब इसी राजनीतिक अव्यवस्था के बीच मराठाओं ने दोबारा अपनी पावर को कायम करने की शुरुआत की। उनके सबसे काबिल लीडर थे महजी सिंधिया। उन्होंने मुगल एम्परर शाह आलम दो को सुरक्षा दी और दिल्ली पर फिर से मराठा प्रभाव कायम कर दिया। हरियाणा के कई एरियाज को भी दोबारा व्यवस्थित किया गया, लेकिन स्थिरता या स्टेबिलिटी अब भी अस्थायी थी। अब बात करते हैं हरियाणा के आयरिश राजा की। जी हाँ, हरियाणा की हिस्ट्री में इस कैरेक्टर की एंट्री होती है। इनका नाम था जॉर्ज थॉमस। ये आयरलैंड के नाविक थे। ये 1782 सीई के आसपास इंडिया आए। पहले ये मर्सिनरी सोल्जर थे। मर्सिनरी सोल्जर होता है पैसे लेकर लड़ने वाला सैनिक। और फिर ये बने मराठा कमांडर यानी कि सेनापति बेगम समरू की आर्मी में। अपने युद्ध कौशल की वजह से ये धीरे धीरे पावरफुल होते गए। जब उनके संरक्षण की डेथ हुई यानी कि बेगम समरू की जब डेथ हो गई, तो इन्होंने खुद को स्वतंत्र शासक बना लिया। अब 1797 के आसपास हरियाणा के हांसी को इन्होंने अपनी राजधानी बना दिया। हांसी के आयरिश राजा थे और लगभग 1200 विलेजेस पर इन्होंने कंट्रोल कायम किया। इन्होंने अपनी सिक्के बनाने की जगह बनवाई, यानी कि अपनी खुद की मिंट बनवाई, अपने सिक्के चलवाए, कॉइन्स, और एक मजबूत किला बनवाया। तो लोकल लोग उन्हें जाहद साहिब के नाम से बुलाते थे। हिस्ट्री में वो द आयरिश राजा ऑफ हरियाणा के नाम से भी फेमस हुए। लेकिन उनकी आज़ादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। मराठा और सिख सेनाओं ने मिलकर उन पर अटैक किया और जॉर्ज थॉमस हार गए और हरियाणा छोड़कर भाग गए। अब हरियाणा में सबसे बड़ी इंडियन पावर्स एक दूसरे से लड़ते लड़ते कमजोर हो चुकी थी। इसी स्थिति का फायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद 1803 की संधि ऑफ सुरजी अंजनगांव के बाद हरियाणा का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया था। ट्रीटी का नाम याद रखिए, सुरजी अंजनगांव। पहली बार हरियाणा किसी इंडियन एम्पायर के अंडर नहीं बल्कि एक व्यापार करने वाली कंपनी के अंडर आ गई थी। अब उन्होंने डाला था हरियाणा को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर। बाद में उन्होंने चीज़ें बदलाव वगैरह की। अब ब्रिटिश सोच रहे थे कि हरियाणा को कंट्रोल करना बहुत आसान होगा, लेकिन वो एक बात भूल गए थे। ये वही हरियाणा था जिसने सदियों तक गजनवीद, घुरीद, दिल्ली सुल्तान, मुगल, अफगान, मराठाओं का सामना किया था। यहाँ के लोग विरोध करने का जज्बा खून में रखते थे। इसलिए जब ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा भूमि कर यानी कि लैंड रेवेन्यू, शोषण और स्थायी परंपराओं में दखल देना शुरू किया, तो हरियाणा के लोग भी चुप नहीं बैठे और बहुत जल्द ये धरती 1857 की क्रांति में भी अपनी बहादुरी का सबूत देने वाली थी। So this is the part 2 of medieval history, which is end here. Thank you so much. Kindly like, subscribe and share. Thank you.